हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग केमिस्ट्री में बेटा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक के आने के 100% चांस रहते हैं। क्लियर है क्या आपको? आज हम लोग बेटा जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अभिक्रिया की आणविकता। क्या है? अभिक्रिया की आणविकता। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। क्लियर? ध्यान देना, अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थ के अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या बोला? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थ के अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्लियर है क्या? ध्यान देना, जैसे आपके सामने अपने बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। पहली रिएक्शन है NH4NO2 इक्वल टू में N2 प्लस में ट्वाइस H2। NH4NO2 ये बेटा अमोनियम नाइट्राइट है। अमोनियम नाइट्राइट। क्लियर है? अभिक्रिया के बाद हमें N2 और ट्वाइस H2 गेन हो रहा है। इस अभिक्रिया में जरा ध्यान से देखें, अभिकारक कौन है? NH4NO2 ये अभिकारक है। अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है बेटा? 1। अगर अभिकारक के अणुओं की संख्या 1 है तो बेटा इस अभिक्रिया की जो आणविकता होगी, इस अभिक्रिया की आणविकता 1 होगी। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। नीचे देखो, H2 प्लस I2 इक्वल टू ट्वाइस HI। हाइड्रोजन आयोडीन से संयोग कर रहा है और HI हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण कर रहा है। इसमें अभिकारक कितने हैं? इसमें अभिकारक 2 हैं, एक तो H2 और एक I2। H2 के अणुओं की संख्या कितनी है बेटा? 1। I2 के अणुओं की संख्या कितनी है बेटा? 1। टोटल मिला के अभिकारक कितने हो गए? 2। अभिकारकों के अणुओं की संख्या 2 हो गई। तो इस अभिक्रिया की जो आणविकता होगी, इसकी आणविकता 2 होगी। क्लियर है? इसमें देखो, इसमें अभिकारक कौन है? NO। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड और O2 ये इनमें क्या है? अभिकारक है। क्लियर? NO के अणुओं की संख्या कितनी है बेटा? 2। और O2 के अणुओं की संख्या कितनी है? 1। टोटल मिलाकर अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 3। तो इस अभिक्रिया की जो आणविकता है वो बेटा 3 है। बोलो, क्लियर है क्या? किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया, आपको याद होना चाहिए, हमने आपको प्राथमिक अभिक्रिया, जटिल अभिक्रियाएं पढ़ाई थी। वे अभिक्रियाएं जो एक ही पद में संपन्न हो जाती हैं वो प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो किसी भी अभिक्रिया या प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को ही हम उस अभिक्रिया की क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। जैसे ये अभिक्रिया है, इसकी आणविकता 1 है क्योंकि इसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या 1। इसकी 2 है, इसकी 3। ठीक है बेटा, जरा ध्यान देना, आणविकता के आधार पर हम अभिक्रिया को नाम दे सकते हैं। जैसे कि
इस अभिक्रिया को हम बोल सकते हैं एक अणुक अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं? एक अणुक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं, हम इसको बोल सकते हैं द्वि अणुक अभिक्रिया। इसमें तीन अणु भाग ले रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं त्रि अणुक अभिक्रिया। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? तो ये अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा हो गई। अगर हम आपसे अभिक्रिया की आणविकता के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो ध्यान देना, अगर आपकी अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया है या सरल अभिक्रिया है तो ऐसी अभिक्रिया की आणविकता उसमें भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या के बराबर होगी। अगर आपकी अभिक्रिया बेटा जटिल अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जो कई पदों में क्या होती है? संपन्न होती है। बेटा जो अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है तो उसमें आने वाले जो प्रत्येक पद हैं उनको हम लोग प्राथमिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक पद। जटिल अभिक्रियाओं में प्रत्येक प्राथमिक पद की बेटा अलग अलग क्या होगी? आणविकता होगी। जितने उसमें पद होंगे तो हर पद में जितने अभिकारक के अणु भाग लेंगे वह उसकी क्या कहलाएगी? आणविकता कहलाएगी। हर पद की अलग अलग क्या होगी? आणविकता होगी। क्लियर है क्या? बेटे जरा ध्यान देना, अभिक्रिया की जो आणविकता है, आणविकता वह एक सैद्धांतिक मान है। क्या है? वह एक सैद्धांतिक मान है। ध्यान देना, वह प्रयोगात्मक मान नहीं है। प्रयोगात्मक मान नहीं है। क्लियर है? अभिक्रिया की जो आणविकता है वह बेटा एक सैद्धांतिक मान है, प्रयोगात्मक मान नहीं है। मतलब प्रयोगों से आणविकता को नहीं निकाला जाता, बल्कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता उस अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर क्या की जा सकती है? ज्ञात की जा सकती है। क्लियर है? ध्यान देना भाई बात अच्छे से। नेक्स्ट बेटा, अभिक्रिया की जो आणविकता है, अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक होती है। कैसी होती है? पूर्णांक। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य, भिन्नात्मक, ऋणात्मक ये नहीं हो सकती। किसी भी अभिक्रिया की आणविकता का जो भी मान होगा वो पूर्णांक होगा, धनात्मक होगा, पूर्णांक होगा। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी ना तो बेटा शून्य हो सकती है, ना ही बेटा भिन्नात्मक हो सकती है, और ना ही कभी भी ऋणात्मक हो सकती है। क्लियर है? ध्यान देना, किसी भी अभिक्रिया की बेटा जो आणविकता है, आणविकता वह उस अभिक्रिया के दौरान टकराने वाले अणुओं की संख्या को क्या करती है? बतलाती है। किसी भी अभिक्रिया की जो आणविकता है वह उस अभिक्रिया के दौरान टकराने वाले अणुओं की संख्या को क्या करती है? बतलाती है। क्लियर है भैया? अधिकांश अभिक्रियाओं की आणविकता 3 तक ही होती है। अधिकांश अभिक्रियाओं की आणविकता 3 तक ही होती है। क्यों? क्योंकि बेटा 3 से अधिक अणुओं के बीच होने वाली टक्करें ज्यादा प्रभावकारी नहीं होंगी, है ना। सबसे अच्छी टक्कर अगर होगी तो 2 अणुओं के बीच होगी। अगर 2 अणुओं के बीच होने वाली टक्करें सबसे ज्यादा प्रभावी है तो अधिकांश अभिक्रियाएं बेटा 2 आणविकता वाली ही होती है। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा? तो ये है हमारा टॉपिक आणविकता का।
अब अगर हम बात करें अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान देना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की वह संख्या जो उस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है या जो उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, अभिकारी अणुओं की वह संख्या उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या बोला बेटा मैंने? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की वह संख्या जो उस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है या जो उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, अभिकारी अणुओं की वह संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। देखो बेटा, कोटि कहलाती है। आणविकता में हमने अगर 2 अणु थे तो आणविकता 2 हो गई, 3 अणु थे तो आणविकता 3 हो गई। लेकिन इस कौन सी अभिक्रियाओं के लिए है? सरल। अगर जटिल अभिक्रियाएं हैं तो हर पद की आणविकता कैसी आएगी? अलग अलग। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अभिकारी अणुओं की हमें केवल वह संख्या लेनी है बेटा जो अभिक्रिया के वेग को क्या करती है? प्रभावित करती है, जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। अभिकारी अणुओं की वह संख्या अभिक्रिया की क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखना, CH3 COO Na, ये सोडियम एसिटेट है ना, इसकी हम क्रिया करवा रहे हैं एथिल अल्कोहल से, C2H5OH, ठीक, इक्वल टू CH3 CH3COH, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा NaOH इक्वल टू, देखो CH3COH ये एसिडिक एसिड है, ठीक है, NaOH ये तुम्हारा क्षार है, ठीक। आपको पता है एसिड जो होते हैं वो पानी में घोले जाने पर H+ आयन को रिमूव करते हैं, तो ये CH3COO माइनस H+ आयन देगा। NaOH एक क्षार है, क्षार पानी में घोले जाने पर OH- आयन को रिमूव करते हैं, तो ये Na+ और OH- आयन देगा। CH3CO माइनस Na+ से जुड़ेगा तो मैं CH3COO Na मिलेगा, H+ OH- से जुड़ेगा तो हमें H2O मिलेगा। बोलो क्लियर है? ध्यान देना बेटा। अब ये जो रिएक्शन हुई है, ये CH3COH एसिडिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया बेटा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। आपको याद होना चाहिए CH3CO माइनस एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन, Na जुड़ा है तो सोडियम एसीटेट और साथ में क्या बना? जल। भैया अगर हम इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखें dx/dt समानुपात, तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में CH3COOH की पावर 1 आएगी और NaOH जो है की पावर कितनी आएगी? 1 आएगी, ठीक है। अब इक्वल टू लगा के आप ये लिख सकते हो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण। इस अभिक्रिया का जो वेग है वो एसीटेट के एक अणु की सांद्रता और NaOH के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। टोटल इस अभिक्रिया की अगर हम आणविकता निकालें तो टोटल इस अभिक्रिया की
कोटि निकालें, कोटि, तो इसकी कोटि कितनी है 2, इसकी आणविकता भी 2 है, इसकी कोटि भी कितनी है 2 है। क्लियर? क्योंकि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के 2 अणुओं की सांद्रता पर क्या होता है, निर्भर करता है। ध्यान देना, CH3COO Na प्लस में HOH इक्वल टू, बेटा CH3CO माइनस होता है Na प्लस, माइनस वाला भाग प्लस से छोड़ो, प्लस वाला भाग माइनस से, CH3COOH बनेगा प्लस NaOH बनेगा। क्लियर? ये सोडियम एसीटेट के जल अपघटन की अभिक्रिया है, सोडियम एसीटेट के जल अपघटन की अभिक्रिया है। अगर हम इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखें dx/dt बराबर, तो यहाँ आता है CH3COO Na के 1 अणु की सांद्रता और H2O की सांद्रता की पावर आती है 0। बेटा इस अभिक्रिया का जो वेग है, इस अभिक्रिया का वेग वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जल के अणुओं की सांद्रता पर क्या नहीं होता, निर्भर नहीं करता। इस अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जल के अणुओं की सांद्रता पर क्या नहीं होता, निर्भर नहीं करता। इसीलिए इस अभिक्रिया की अगर हम कोटि देखें, इसकी कोटि तो 1 है, लेकिन इस अभिक्रिया की अगर हम आणविकता देखें तो इसकी आणविकता 2 है। क्लियर? इसकी आणविकता कितनी है, आणविकता तो इसकी 2 है, लेकिन कोटि कितनी है 1, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग केवल सोडियम एसीटेट के 1 अणु की सांद्रता पर ही क्या होता है, निर्भर करता है। क्लियर हुआ क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की वह संख्या जो उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है या जो उस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, वह उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। क्लियर? जैसे इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के 2 अणुओं पर निर्भर करता है, तो इसकी कोटि कितनी है 2। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के केवल 1 अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तो इसकी कोटि कितनी है 1। क्लियर हुआ? ध्यान देना बेटा हमारी बात को बहुत अच्छे से। अभिक्रिया की कोटि के आधार पर, अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जिन अभिक्रियाओं की कोटि 0 होगी, जिन अभिक्रियाओं की कोटि क्या होगी 0, वे 0 कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिन अभिक्रियाओं की कोटि क्या होगी 1, वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिन अभिक्रियाओं की कोटि कितनी होगी 2, वे द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिन अभिक्रियाओं की कोटि कितनी होगी 3, वे तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बोलो, आपको समझ में आया? कोटि के आधार पर ही हम अभिक्रियाओं को नाम दे देंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, 0 कोटि की अभिक्रिया, एटसेट्रा। ध्यान देना जरा, आपने हमसे कहा था कि जो अभिक्रिया की आणविकता है वह सैद्धांतिक मान है, मतलब सिद्धांत के आधार पर निकालते हैं। मतलब एक संतुलित, किसी भी सरल अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर हम उसकी आणविकता बता सकते हैं। लेकिन याद रखना, अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक मान है। कैसा मान है? प्रयोगात्मक मान। मतलब कोटि प्रयोगों के द्वारा निकाली जाती है। आप किसी अभिक्रिया के या किसी सरल अभिक्रिया के संतुलित समीकरण को देखकर आप उसकी कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। क्लियर है? कोटि प्रयोगों के द्वारा ही ज्ञात की जाएगी। संतुलित समीकरण को देखकर कोटि का मान ज्ञात नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, एक बात ध्यान रखना, किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि है
उसको हम अभिक्रिया के वेग समीकरण को देखकर ज्ञात कर सकते हैं। कोटि को हम अभिक्रिया का वेग समीकरण देखकर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? आपने हमसे कहा था कि अभिक्रिया की जो आणविकता है वो सदैव पूर्णांक होती है। क्या होती है? पूर्णांक। उसका मान ना तो शून्य होता है, ना भिन्नात्मक होता है, ना ऋणात्मक होता है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि बेटा धनात्मक भी हो सकती है, बेटा ऋणात्मक भी हो सकती है, बेटा शून्य भी हो सकती है, बेटा भिन्नात्मक भी हो सकती है। मतलब अभिक्रिया की कोटि का मान कुछ भी संभव है। अभिक्रिया की कोटि का मान कुछ भी संभव है। क्लियर? नेक्स्ट, आपने यहां बताया था कि अभिक्रिया की जो आणविकता है, आणविकता वो हमें यह बतलाती है कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के कितने अणुओं के बीच टक्करें संभव हैं या कितने अणुओं के बीच टक्करें हो रही हैं। ठीक है? लेकिन अभिक्रिया की कोटि हमें यह बतलाती है बेटा कि उस अभिक्रिया का वेग अभिकारक के किन किन अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। अभिक्रिया की कोटि हमें क्या बतलाती है कि अभिक्रिया का वेग किन किन अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। क्लियर है क्या? आपको समझ में आया? ये आप टॉपिक अंतर के तौर पर भी लिख सकते हैं और ये वाला टॉपिक आप एक बात और आपको बतानी थी कि जो अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि वो प्रयोगात्मक परिस्थितियों पर भी क्या होती है, निर्भर करती है। अभिक्रिया की जो कोटि है बेटा वो प्रयोगात्मक परिस्थितियों पर भी क्या होती है, निर्भर करती है। एक आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान देना इस बात पे। जैसे एग्जाम्पल है H2 प्लस में Br2 इक्वल टू में ट्वाइस HBr। अगर आप इस अभिक्रिया को सामान्य परिस्थितियों में कराते हो तो इस अभिक्रिया की कोटि 2 है। मतलब इस अभिक्रिया का जो वेग है बेटा dx/dt वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले H2 के एक अणु की सांद्रता और Br2 के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 2 है। लेकिन अगर हम इस अभिक्रिया को, ध्यान देना अभिक्रिया यही है, अगर हम इस अभिक्रिया को जल से भरी हुई नली के ऊपर कराते हैं, जल से भरी हुई नली के ऊपर अगर हम इस अभिक्रिया को कराते हैं, ध्यान देना, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 0 होगी। मैंने आपसे ये कहा कि अभिक्रिया की जो कोटि है बेटा वो प्रयोगात्मक परिस्थितियों पर भी क्या होती है, निर्भर करती है। प्रयोगात्मक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ठीक है? मतलब हमारे कहने का ये है कि जैसे ये अभिक्रिया आपकी चल रही, आप इसको सामान्य रूप में करा रहे हो तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी आ रही है? 2। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग H2 के एक अणु की सांद्रता Br2 के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तो इसकी कोटि 2 आ रही है। लेकिन अगर आप इसी अभिक्रिया को जल से भरी हुई नली के ऊपर कराते हो, जल से भरी हुई नली के ऊपर कराते हो, तो इस अभिक्रिया की कोटि 0 आती है। मतलब ये कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है क्या आपको? ये टॉपिक आपको समझ में आया? ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अंतर के तौर पे आपको याद रखना है कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। एक बात बेटा हम आपसे और बता दें कि कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी आणविकता और कोटि समान भी होती है और कई अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी आणविकता और कोटि भिन्न भिन्न भी होती है। क्लियर है? आपको समझ में आया? बेटा सभी लोग पिछले वीडियोस बड़े अच्छे से देखें। ठीक है? और कमेंट्स जो भी आपको दिक्कत हो रही है वीडियोस में आप मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व करूंगा। क्लियर है? ओके।